अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपसे अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 42 के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो मैं आज आपसे फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से बेटा। कहता है ट्रांजिशन मेटल एटम्स एंड ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय कंबाइनिंग विद स्पीशीज कॉल्ड लीगेंड। जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स के अंदर लीगेंड्स होते हैं। लीगेंड्स ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर अकम्पनीड बाय द कलर चेंज। अच्छा, हमने अपनी क्लास लेक्चर्स के अंदर दो कॉम्प्लेक्सेस तो पूरी डिटेल से पढ़े, एक कॉपर और एक कोबाल्ट बेटा। और याद रखिएगा कोबाल्ट, जब मैंने आपको इससे पहले भी कई दफ़ा बताया है कि इसका सिर्फ ये मतलब भी हो सकता है, सही है, अक्सर वाटर को नहीं लिखता, सिर्फ यूं भी लिखता है, तो इसका यही मतलब होता है। उसके बाद बोलता है इन दिस रिएक्शन टू ऑफ द वाटर लीगेंड्स ईच लूजेज 1H plus ion. H plus ion gained by OH minus ion फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वाटर बन जाएगा। अब देखो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, देखो कोबाल्ट पे 2+ चार्ज है, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो हुआ ये है कि इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं। अगर 6 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल 2OH माइनस आयन बना लें और 2H+ आयन लूज कर दें, तो आपके इस कॉम्प्लेक्स की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, COOH 2 आ गए, बाकी 4 वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज है, ये बोल रहा है आपसे। अब वो जो 2H+ आयन इसमें से निकले हैं, वो 2H+ आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल करके क्या बना लेंगे, 2H2। ये कह रहा है वो बेसिकली। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टेट द कलर चेंज। तो बेटा कॉपर सॉरी कोबाल्ट का कलर होता है पिंक, और जो कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ब्लू PPT। ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये आपको याद होने चाहिए। कंप्लीट द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऊपर हम बना चुके हैं 2 हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम एल्कली। बनाएगा क्या बेटा, कोबाल्ट OH taken twice, H2O 4 टाइम्स और साथ में 2H2O। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर थोड़ी डिटेल एक्स्ट्रा बता भी दी है हो क्या रहा है। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो मेरी बात सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड H+ आयन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो H+ आयन क्या होते हैं, एसिडिक, एसिड। तो हम इसे एसिड बेस्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये दिस प्रेसिपिटेशन सबकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो आप इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, एक और नाम भी दे सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं बेटा। एक और नाम हो गया डिफरेंट, सिंपल। L is an uncharged tridentate ligand। दो बातें, एक तो वो न्यूट्रल है, खुद कह दिया अनचार्ज्ड। ट्राइडेंटेट का मतलब 3 डेटिव बॉन्ड्स बना सकता है विद मेटल आयन। एल डोनेट्स 3 लोन पेयर, अच्छा लिख दिया उसने खुद ही भी आपके लिए, मेटल एटम और आयन। कोबाल्ट फॉर्म एन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहीड्रल का मतलब ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर ट्राइडेंटेट लीगेंड है तो 2 ट्राइडेंटेट 6 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, राइट, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स साइन E विद L,
कॉम्प्लेक्स आइन E हैज 2 प्लस चार्ज, ठीक है। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइन। तो बेटा अगर ऑक्टाहेड्रल बनाना है और लीगेंड ट्राइडेंटेट है तो यू जस्ट नीड टू, दो लीगेंड चाहिए होंगे, ठीक है। और चार्ज क्या है 2 प्लस इसका। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा उसने ऊपर कह दिया है कि अनचार्ज है ये, तो अगर यहां जीरो हो तो इस पे क्या लिखूं, ओवरऑल +2 चार्ज आए तो 2 प्लस चार्ज। The d orbitals of the cobalt atom or ion present in E are split in energy, ठीक है। d orbitals are at lower energy level, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ d orbital at higher energy level, नंबर ऑफ d orbital at lower energy। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लीगेंड्स ऑन द एक्सिस आते हैं। 5 d ऑर्बिटल्स में से 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 2 ऑन द एक्सिस होते हैं। तो ऑक्टाहीड्रल में 2 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज्यादा होती है, तो रिपल्जन की वजह से 2 हायर पे चले जाएंगे और 3 लोअर पे रहेंगे आउट ऑफ 5। टेट्राहीड्रल में इससे रिवर्स होता है। टेट्राहीड्रल में आपके लीगेंड्स बिटवीन द एक्सिस आते हैं, तो बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो 3 हायर जाते हैं और 2 लोअर में होते हैं। आई होप आपको ये बात याद होगी। आगे देखें बेटा, डिफाइन द टर्म नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? देखो डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो नॉन डीजेनरेट का मतलब हो गया डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स बेटा, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, द मिनरल क्रोमाइट कंटेन्स अ कंपाउंड which has formula FeCrNO4. The oxidation state of iron is +2, ठीक है। A sample of 4.18 gram of chromite, ये मास दे दिया, is dissolved in excess of sulfuric acid. The resulting solution is made up to 250 centimeter cube. This is solution F. ओके, आगे देखिए क्या बोलता है। All the Fe2 plus ion in 25 centimeter cube of solution F are oxidized, यानी आपने उसने 250 में से 25 लिया सोल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीडाइज करवाया बाय एग्जैक्टली बाय 18.7 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोल पर डीएम क्यूब KMnO4, ओके। 1 मोल ऑफ आयन रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ द आयरन 3 प्लस आयन। Assume no other oxidation occurred. Write an equation for the reaction of iron 2 ions KMnO4. वैसे तो हम लोग आयन चार्ज बैलेंस मेथड से कर सकते हैं, बट वैसे उसने मोल रेशो बता दिया तो आसान हो गया। देखो फॉर एग्जांपल बेटा, MnO4 नेगेटिव है और 5 मोल्स ऑफ आयरन 2 प्लस है। आयरन 2 प्लस को किसमें ऑक्सीडाइज किया है? आयरन 3 प्लस के अंदर। तो मैंने लिखा आयरन 3 प्लस। अब आप गौर से देखें, यहां से यहां तक जाते हुए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? 5। इसका मतलब है अगर MnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट Mn में +7 है और इसे आप 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा Mn2+। तो नंबर ऑफ लॉस नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करें, वाटर से हाइड्रोजन को बैलेंस करें H प्लस आयन से, तो 4 वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4H2O लिख दो, यहाँ पे 4 2 8H प्लस आयन हो जाएंगे। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स इक्वेशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन F। देखो बेटा 4.18 ग्राम को आपने डिसॉल्व किया 250 में, 250 से आपने लिया 25 और उसे टाइट्रेट कर दिया आपने KMnO4 से। KMnO4 का वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कहां है? ये रहा V, ये रहा C।
आपके पास मोल रेशो गिवन है 1:5 का, तो आप 25 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन के मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखिए बेटा, के MnO4 का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.18.7 है ना, तो 0.0187 डेसीमीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.02, तो मोल्स निकाल लें C इंटू वी करके। आपके सामने निकालता हूं, 0.02 इंटू 0.0187 बेटा, ये आ गया 3.74 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया। आगे देखिए, के MnO4 यानी MnO4 नेगेटिव और आयरन टू पॉजिटिव का रेशो है 1:5 का। ये आपको चाहिए, ये आपके पास है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो बेटा, ये आ गया 1.87 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया कितने में बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब में। हो गया 1.87 10⁻⁻3, तो 1.87 इंटू 10⁻⁻3। आखिरी चीज, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस एंड यूज योर आंसर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एन। मॉलिक्यूलर मास निकालना कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो बेटा आप देखें, आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स निकाल लिए, पहले तो टोटल मोल्स निकाल लो जो 250 में है। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास मोल्स आए 1.87 इंटू 10⁻⁻3, तो 250 में आयरन के मोल्स निकाल लें बेटा। ये ले जो मेरे पास है, मैंने उसे मल्टीप्लाई किया 250 से, डिवाइड किया 25 से, मेरे पास मोल्स ऑफ आयरन आ गए 0.0187। ओके, दो बातें सुन लें जिंदगी में सुकून। उसने दिया हुआ है FeCrNO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन देयर, 1। तो जो मोल्स आयरन के हैं वही मोल्स इस पूरे कंपाउंड के भी, यानी दीज आर द मोल्स ऑफ FeCrNO4। समझ आया? जो मोल आयरन के हैं वही मोल्स पूरे कंपाउंड के हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड के अंदर आयरन के मोल 1 है, तो दीज आर द मोल्स। तो मैं कह सकता हूं 0.0187 मोल्स हैं कंपाउंड के, और इसका मास कितना है, 4.8। ये रहा। अब आप बताओ बेटा, क्या आपको ओ लेवल से ये बात नहीं सिखाई गई कि इतने मोल्स का जो मास है वो 4.18 है। एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, तो 1 मोल के मास में जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। यानी 4.18 डिवाइड बाय माय आंसर इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आ गया 223.5। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ द एन। चलो मेरा साथ दीजिएगा। आयरन का मास होता है 56 प्लस क्रोमियम का मास होता है 52 इंटू एन प्लस 16 इंटू 4 इज 64 इज इक्वल टू 223.5। क्या? आगे देख, 64 प्लस 56 120, तो 52n इज इक्वल टू 223.5। 120 को वहां ले जाओ, -120, तो बेटा -120, ये आ गया 103.5। 52n इज इक्वल टू 103.5। आगे बहुत सारी चीजें हैं, दफा करो। n पूछ रहा है,
तो बेटा 103.5 डिवाइडेड बाय 52 कर दो, एन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 52, 1.99999, 1.99, क्या कर लूँ इसको मैं, अप्रोक्सीमेटली 2 ले लूँ, सी आर हो गए बेटा 2, और ये हो जाएगा 223.5, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो छोटी सी बात, दो चीज़ें मेरा ख्याल है शायद आप हो सकता है भूल रहे हो, तो याद दिला दूँ वापस आपको। जो मोल्स आयरन के हैं वही मोल्स पूरे कंपाउंड के, और दूसरी बात ये कि बेटा एक मोल किसी भी कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ बेटा। Nickel 2 plus ion form a number of different complex ion including this। ठीक है, और याद रखिएगा मैं आपको हमेशा बोलता हूं ये जब भी दिया हो तो इसका सिंपल मतलब होता है निकल 2 प्लस एक्वस, ये मतलब है। निकल के साथ अमोनिया दिया हुआ है 6, और निकल के साथ EN दिया है, ईथन 1,2 डायमाइन। ठीक है, the abbreviation EN represent 1,2-diaminoethane। ठीक है, the numerical value of the two stability constant are this। ओके, दो के दिए हुए, वाटर का नहीं दिया हुआ, इन दोनों का दिया हुआ है। अच्छा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू उतनी हायर होगी, वो उतना ज़्यादा फॉर्म होगा, उसे आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में बताई थी। ठीक है, तो पहले दिमाग में वो होनी चाहिए ताकि हम आगे चल सकें। आपको के स्टेबिलिटी दी हुई है दो कॉम्प्लेक्स की आउट ऑफ 3। ठीक है, कंप्लीट द एक्सप्रेशन ऑफ के स्टेबिलिटी ऑफ दिस। तो पहले तो इसकी फॉर्मेशन बना लो, क्यों? क्योंकि इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ना, तो फॉर्मेशन बनाओ पहले। ये देखो बेटा, निकल 2 प्लस एक्वस और 3En gives you nickel En taken thrice charge 2 प्लस। ठीक है, En न्यूट्रल होता है। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो बेटा, तो निकल En taken thrice चार्ज 2 प्लस, याद रखिएगा डबल ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं होता। अपॉन रिएक्टेंट बना लें बेटा, निकल 2 पॉजिटिव है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ En, कोफिशिएंट को क्या बना देते हैं, पावर। ये बन गई इसकी के स्टेबिलिटी की एक्सप्रेशन। यूनिट्स पूछता तो वो भी बता देते, नहीं पूछ रहा है, दफा करो। अ सॉल्यूशन ऑफ this is added to a solution that contains this or this। oh सही है, अमोनिया में डाला है और En में डाला है। ठीक है, प्रिडिक्ट विच कॉम्प्लेक्स दिस और दिस, यानी कि दिस और दिस। ओह आई एम सॉरी, रियली सॉरी बेटा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो वो आपसे बोल रहा है प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लेक्स आयन दिस और दिस इज प्रेजेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं उसका मतलब क्या है। देखो बेटा, निकल 2 प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आप इसको अमोनिया में डालें या अमोनिया इसमें डालें और आप इसे En में डालें, तो अमोनिया के साथ ये बना रहा है निकल NH3 6 टाइम्स 2 पॉजिटिव बेटा, और En के साथ बना रहा है ये निकल En3 टाइम्स 2 पॉजिटिव। वो पूछ रहा है इनमें से हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी मिक्सचर के अंदर, अमोनिया और En की। तो जिसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी। क्यों? वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब इन दोनों की के स्टेबिलिटी चेक कर लो। ये देखो,
अमोनिया के साथ है 4.8 10 टू पावर 7, जबकि ईएन के साथ है 2.0 10 टू पावर 18। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें इंट्रॉपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो वो पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स आइन प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो लार्ज एक्सेस में आप लिखेंगे निकिल ई एन टेकन थ्राइस 2 पॉजिटिव, और एक्सप्लेनेशन में बेटा क्या लिखेंगे, हायर के स्टेप मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये हो गई एक्सप्लेनेशन। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शन इन वन, यानी ये जो आपने लिखा है इसकी इक्वेशन बनाए, तो बेटा 3En, ठीक है, निकिल En3 चार्ज 2 प्लस, और बेटा 6H2O बाहर निकाल दो, गया खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट फिगर 5.1 टू शो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द 2 आइसोमर्स ऑफ En। बेटा ये तो मेरा ख्याल है और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मेरा ख्याल है ये वाले मार्क्स तो बच्चे, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं। तो एन एन ये हमने क्योंकि क्लास में भी काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो आप ये आ गया, इसका मिरर इमेज बना दो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे ये। एन एन ये हो गया बेटा। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो बहुत आसान, मतलब बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट क्लास के लेक्चर वाला जो लेक्चर था वही था ये। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओके बेटा, फिगर 6.1 shows two reactions of ethane dioic acid। ओके, ethane dioic acid, ठीक है, ये होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH और OH, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो एसाइल हैलाइड बनेगा। आपको याद है कार्बोक्सिलिक एसिड अगर PCl5 के साथ रिएक्ट कर जाएं या SOCl2 के साथ रिएक्ट कर जाएं तो वो क्या बनाते हैं, एसाइल हैलाइड। तो बेटा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो G डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl और Cl। यही रिएक्शन आप PCl5 से भी करा सकते हैं। उसके बाद ईथन डायोइक एसिड, आपको याद होगा दो एसिड्स ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एक मीथेनोइक एसिड और एक ईथन डायोइक एसिड। तो इसका मतलब है आपने एसिडिफाइड KMnO4 के साथ इसे क्या किया होगा, हीट या रिफ्लक्स कर दिया होगा। ओके, ड्रॉ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट G, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। उसके बाद है इन फिगर 6.1 SOCl2 इज गिवन एज द रिएजेंट दैट रिएक्ट्स विद दिस, ठीक है, आइडेंटिफाई अ डिफरेंट रिएजेंट PCl5 ऑल्सो रिएक्ट विद दिस, तो PCl5 लिख दो। यही काम आप PCl5 के साथ भी करा सकते हैं। आइडेंटिफाई द टू डिफरेंट रिएजेंट्स दैट ऑक्सीडाइज्ड ईथन डायोइक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बस मेरे ख्याल से उसने आपको शायद ये इसलिए दिया है कि आप K2Cr2O7 तो नहीं लिख देते कहीं, हाँ वो मत लिखिएगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। एक तो हो गया आपका KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4, दूसरा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन। आप अक्सर रिडॉक्स टाइटेशन करते हैं तो एयर का ख्याल रखते हैं कि एयर ना आए, क्यों, क्योंकि एयर इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है चीज़ों को ना, इसलिए। आगे देखिएगा, ईथन डाइओइक एसिड आयोनाइज एज शोन, ठीक है, HCOO CCOOH इज मच स्ट्रोंगर एसिड देन
मीथेनोइक एसिड। तो स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस किस चीज से स्टेबल होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? सी डबल बॉन्ड ओ। अब आप बोलेंगे मीथेनोइक में भी है, बिल्कुल है। मीथेनोइक के अंदर एक है, ईथन डायोइक एसिड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पहचानने का आसान तरीका मैंने आपको ओरिएंटेशन इन बेंजीन में भी बताया था बेटा। द एटम डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज अनसैचुरेटेड, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। अब इससे भी पहला ये भी अनसैचुरेटेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ is an electron withdrawing group which stabilize conjugate base of ethan dioic acid. आगे बढ़। Benzene 1,4 dicarboxylic acid can be made from benzene in 2 steps. सो सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं बेंजीन की साइड अल्काइल चेन से बन सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये यहाँ दोनों जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मीथाइल मीथाइल। अब अगर आप CH3Cl को AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करें तो J बन जाएगा। इसको आप एसिडिफाइड लिखो या अल्कलाइन लिखो, KMnO4 के साथ हीट या रिफ्लक्स लिख दो, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द J बाय ड्राइंग इट्स स्ट्रक्चर, वी हैव ऑलरेडी डिड डन। अच्छा, उसके बाद है आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हमने वो भी पहले से समझ ली। CH3Cl प्लस AlCl3, एसिडिफाइड लिखो या अल्कलाइन लिखो, KMnO4 के साथ हीट कर दो। डन हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जैक्टली वन रिपीट यूनिट, ठीक है, of the polymer formed when benzene 1,4 dicarboxylic acid react with ethan 1,2 diol। तो बेटा एसिड और अल्कोहल एस्टर बनाएंगे। the linkage formed between monomers should shown fully displayed। यहाँ बना दूं पहले मैं आपको, ये देखिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा पहले अलग से समझा दूं। कंडेंसेशन पॉलीमर में आप ये सब पढ़ चुके हैं, ये देखिए बेटा। और ईथन 1,2 डायोल, ये हो गया बेटा। OH और H मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। इसका H निकालो, इसका OH निकालो, तो ये बन जाएगा आपका पॉलीमर। इसे मैं ऊपर बना देता हूं, ये देखिएगा बेटा, एक रिपीट यूनिट हो जाएगा ये। C डबल बॉन्ड O, ये देखें बेटा, C डबल बॉन्ड O और O CH2, ये हो गया आपका एक रिपीट यूनिट बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में, अभी तो आखिरी रहता है, सॉरी। कहता है स्टेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट अकर्स व्हेन बेंजीन, आई एम सॉरी मैंने देखा ही नहीं आखिरी वाला। 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद इथेन 1,2 डायोल, ठीक है। नेम द लिंकेज और टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, लिंकेज एस्टर हो गया बेटा। टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये बना क्या है? एस्टर बना है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना।
तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात से फ़ायदा हुआ होगा, इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में हम आ, इस डिस्कशन को, इस पेपर को एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।